हेलो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माय इमेजिनरी वर्ल्ड में। मैं आपकी प्यारी और नन्ही सी ऑथर मैजिकल गर्ल हूँ। आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम चलते हैं आज की स्टोरी में। दिव्या कहती है, हेलो श्रेया, मैं तुझसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। अभी एक चुड़ैल पिशाचिनी डायन को सबक सिखा दूँ, चल बाय। दिव्या त्रिशा का हाथ छोड़ देती है, जिससे त्रिशा थोड़ा लड़खड़ा जाती है, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है और मुड़कर दिव्या को वो कुछ कहती उससे पहले ही दैत्य अपनी ठंडी और डरावनी आवाज में कहता है, सोचना भी मत, दैत्य अग्निहोत्री की बीवी है। मेरी बीवी को कुछ कहने से पहले 100 बार सोचना। दैत्य की इतनी डरावनी आवाज सुनकर त्रिशा डर जाती है। वो कुछ भी नहीं कहती, वो बस दैत्य को देखने लगती है। दिव्या गुस्से में त्रिशा के सामने खड़ी हो जाती है और गुस्से में कहती है, क्यों तुम्हें एक बार का समझ में नहीं आता? क्या मेरे पति को टुकुर टुकुर घूर रही हो? माना मेरा पति हैंडसम है, लेकिन उन्हें देखने का हक सिर्फ मेरा है, न कि किसी पराई लड़की का। और तुम्हारी पुरानी आदत है क्या दूसरों के पति को ताड़ने की? वो वहां खड़ी एक औरत को तिरछा घूरते हुए कहती है। दिव्या जब इस घर में आई थी तब वो सबको देखकर बहुत खुश थी, लेकिन जब उसकी नजर वहां खड़े 3 लोगों पर पड़ती है, उसे बहुत तेज गुस्सा आने लगता है। वो अपने गुस्से को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रही थी, लेकिन जब वो त्रिशा की हरकत देखती है तो अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाती और बॉम्ब बन के फट जाती है। एक लड़का दिव्या को अपनी गोद में उठाकर गोल गोल घुमाने लगता है। किसी के ऐसे अचानक उठाने से दिव्या बहुत ज्यादा डर जाती है। वो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो लड़का दिव्या को गोल गोल घुमाते हुए कहता है, भाभी आई एम सो हैप्पी, आप तो बहुत धाकड़ हो, आप मेरी प्यारी भाभी हो। मुझे वैसे भी इस चुड़ैल को अपनी भाभी नहीं बनाना था, आप मेरी भाभी बन गई, मैं बहुत खुश हूँ। दैत्य उस लड़के को अपनी डरावनी आंखों से घूरता है। वो जल्दी से दिव्या को सही से उतार देता है। दिव्या आगे बढ़कर सबके पैर छूती है, लेकिन वहां खड़े 3 लोगों के पैर नहीं छूती। सभी लोग दिव्या को सुहागन का आशीर्वाद देते हैं। रूहिका अग्निहोत्री दैत्य की माँ और अग्निहोत्री परिवार की बड़ी बहू, दिखने में बिल्कुल यंग। वो एक डॉक्टर है, उनका खुद एक हॉस्पिटल है। वो दिव्या से एक तरफ इशारा करते हुए कहती है, बेटा उनके भी पैर छुओ। वहां 2 लोग खड़े थे। दिव्या रूहिका जी की तरफ देखकर कहती है, सॉरी आंटी, दैत्य ने मुझे बताया था, ये लोग फैमिली नहीं है, और जो फैमिली नहीं होते वो हमेशा धोखा देते हैं। गैर तो छोड़ो, जब अपने ही धोखा दे तो लोगों से भरोसा उठ जाता है। इस वक्त दिव्या की आंखों में हल्की नमी थी। एक लड़की जल्दी से दिव्या को पीछे से हक कर लेती है। वो दिव्या से कहती है, भाभी मैं अभिश्री, इस घर की सबसे छोटी बेटी। आपको पता है आप सच में बहुत स्वीट और धाकड़ हो। फिर वो दिव्या के सामने आकर कहती है, आप क्या गजब गजब के नाम देती हो, सच में। दिव्या के फेस में हल्की स्माइल आ जाती है। रूही जी दिव्या को सोफे में बैठा कर कहती है, बेटा आप सच में बहुत प्यारी है, और आप ऐसी दुखी बातें क्यों कर रही है? सब लोग एक जैसे थोड़ी ना होते हैं। दिव्या हल्का स्माइल करते हुए कहती है, आंटी मैंने अभी तक अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया है वही बता रही हूँ। अपनों के दिए धोखे को सीने में दफनाए बैठी हूँ। दिव्या की आंखों में नमी थी। रोहित जी कहती है, अच्छा ये सब छोड़िए, आप ये बताएं आपकी फैमिली में कौन कौन है? दिव्या कहती है, मेरी फैमिली में सिर्फ मेरा भाई है। मम्मी पापा बहुत पहले गुजर गए थे, तब से सिर्फ हम ही दोनों एक दूसरे का सहारा और फैमिली हैं। रोहिका जी दिव्या को इतना दुखी देखकर कहती है, अरे किसने कहा आपकी फैमिली नहीं है? हम है ना आपकी फैमिली। आप भी दैत्य की तरह हमें मम्मी बुलाया करिए। वत्सल अग्निहोत्री दिव्या के सर में हाथ फेरते हुए कहते हैं, और मैं आपका पापा, दैत्य की तरह आज से आप ही मुझे पापा कहना। वत्सल अग्निहोत्री दिखने में तो बिल्कुल कूल थे, लेकिन उनका और बिल्कुल दैत्य जैसा था। वो अपना बिजनेस अपने बेटे को सौंपकर घर में आराम फरमा रहे हैं। सनाह अग्निहोत्री आगे आते हुए कहती है, और मैं आपकी चाची, ये अग्निहोत्री परिवार की छोटी बहू है। दिखने में किसी मॉडल से कम नहीं। अपनी जवानी में ये एक बहु अच्छी मॉडल थी, अभी ये एक मॉडलिंग कंपनी की मालकिन है। इथान अग्निहोत्री दिव्या के सर में हाथ फेरते हुए कहते हैं, और मैं आपका चाचा, आप सच में बहुत प्यारी है, और एकदम धाकड़, हमारी बहुत जमेगी। दिव्या के फेस में एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। इथान अग्निहोत्री ये अभी अपना बिजनेस संभाल रहे हैं। इनका भी सपना है ये अपना बिजनेस अपने बेटों को सौंपकर अपने भाई की तरह आराम करने का। पर अभी इनका सपना पूरा होने में टाइम है, क्योंकि इनके दोनों बेटे अभी पढ़ रहे हैं। रियांश आगे आते हुए कहता है, भाभी आप तो हमसे मिल ही चुकी है, फिर भी मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं इस घर का सबसे छोटा बेटा रियांश अग्निहोत्री हूँ, दैत्य ब्रो का सबसे लाडला और चहेता, और गेमिंग का दीवाना।
दैत्य अपनी कोल्ड आवाज में कहता है, हाँ अभी मैं तुझे बताता हूँ, तू कितना चहीता है मेरा। वैसे तेरे वो दो क्राइम पार्टनर कहाँ हैं? तीनों को साथ में बताऊंगा तुम तीनों कितने चहीते हो। दिव्येश अग्निहोत्री दिव्या को देखते हुए तेज आवाज में कहते हैं, ए लड़की इधर आओ। दिव्या उनकी इतनी तेज आवाज सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है। दिव्येश अग्निहोत्री परिवार के सबसे बड़े दैत्य के दादा जो ये एक बार बोल दे, इनकी बात काटने की हिम्मत किसी में भी नहीं, यहाँ तक कि दैत्य में भी नहीं। जैसे कोई दैत्य की बात को कोई न नहीं कह सकता, वैसे ही दैत्य अपने दादाजी की बात को न नहीं कह सकता। इनका गुस्सा बिल्कुल दैत्य जैसा है, या यूं कहें, दैत्य का जो गुस्सा है वो उसे अपने दादाजी से ही मिला है। दिव्येश जी दोबारा कहते हैं, मेरे कमरे में आओ लड़की, मुझे अपनी बात दोबारा दोहराने की आदत नहीं है। दिव्या अपने मन में कहती है, यहाँ लोगों को प्रॉब्लम है क्या, जो एक बात हर बार कहते रहते हैं। वो अपना सिर नीचे झुकाए चुपचाप दिव्येश जी वो पीछे चलने लगती है। दिव्येश जी अपनी चेयर में बैठते हुए दिव्या को गेट बंद करने का इशारा करते हैं। दिव्या गेट बंद करके अपना सर नीचे झुकाकर खड़ी हो जाती है। दिव्येश जी अपनी कड़क आवाज में पूछते हैं, क्या तुम उसे प्यार करती हो? दिव्या धीरे से कहती है, उस डेविल से कौन प्यार करेगा? तो तुमने उससे शादी क्यों की? दिव्येश जी फिर अपनी कड़क आवाज में पूछते हैं, मैंने उनसे शादी नहीं की, उन्होंने जबरदस्ती हमसे शादी की है। हमें कोई सांड ने थोड़ी ना मारा है जो हम खुद एक डेविल से शादी करें। दिव्या जल्दी जल्दी में सब बोल तो जाती है, बाद में उसे रियलाइज होता है उसने क्या कह दिया। वो अपनी आंखें धीरे से खोलकर दिव्येश जी को देखती है। दैत्य को बुला कर लाओ, दिव्येश की दिव्या से कहते हैं। दिव्या जल्दी से दैत्य को बुलाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद दैत्य दिव्येश जी के रूम में खड़ा था। वो अपने मन में सोचता है, अब दादू को क्या हो गया? अभी इससे इंक्वायरी करके तसल्ली नहीं मिली, जो अब मुझसे भी करनी है। फिर साइड में खड़ी दिव्या को देखते हुए कहता है, पता नहीं इसने दादू से क्या कहा होगा। दिव्येश जी दैत्य को देखते हुए कहते हैं, तुम इस लड़की से प्यार करते हो? दैत्य पहले दिव्या को देखता है, फिर अपने दादू की तरफ देखकर अपने चेहरे में हल्की स्माइल ले हुए कहता है, ऑफ कोर्स दादू, जभी तो मैंने इससे शादी की। दिव्या जी दैत्य को अपनी छड़ी से मारते हुए कहते हैं, नालायक, तुझे झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? मुझे इस बच्ची ने सब बता दिया है, कैसे तुमने इससे जबरदस्ती शादी की। दैत्य दिव्या को अपनी खा जाने वाली नजरों से देखते हुए कहता है, तो दादू आपको इसने ये भी तो बताया होगा, इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया था। दिव्येश जी हंसते हुए कहते हैं, क्या? दैत्य अग्निहोत्री के ऊपर एक लड़की ने हाथ उठाया? हाँ हाँ हाँ। दिव्या के चेहरे में भी स्माइल आ जाती है। दैत्य उसे घूरते हुए कहता है, तुम्हें तो मैं बाद में बताता हूँ। दिव्या अपनी बत्तीसी बंद कर लेती है। दिव्येश जी दिव्या से कहते हैं, बेटा आप थोड़ा बाहर जाए, मैं जरा इस नालायक से थोड़ी बात कर लूं। दिव्या अच्छे बच्चों की तरह बात मानकर बाहर चली जाती है। जहां अभी थोड़ी देर पहले खुशनुमा माहौल था, अब वहां शांति छा गई थी। दिव्येश जी उस शांति को तोड़ते हुए कहते हैं, दैत्य मैंने तुमसे क्या कहा था, और तुम क्या करके आए हो? मैंने तुमसे उसकी हिफाजत करने को कहा था, और तुम क्या कर आए? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। दैत्य कहता है, दादू आपके लिए तो अच्छा है ना, अब वो आपकी आंखों के सामने है। दैत्य अपने दादू के रूम से निकलकर अपने रूम में चला जाता है। दिव्या आराम से सभी घर वालों के साथ बैठी हुई थी। वहीं खड़े दो लोग बहुत ही गुस्से में दिव्या को घूर रहे थे, और उन्हीं दो लोगों के साथ खड़े एक शख्स बहुत ही प्यार से दिव्या को देख रहे थे। उनकी आंखों में हल्की नमी थी। उन्हें दिव्या की बातें सुनकर बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। उसे खुद को और अपने भाई को अनाथ कहना, उस शख्स के दिल में ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके दिल में खंजर घुसेड़ रहा हो। चलिए जान लेते हैं इन तीन लोगों के बारे में। जिस शख्स के आंखों में नमी थी, वो थे हार्दिक देशमुख। ये डीएस इंडस्ट्रीज के मालिक है। दिखने में बिल्कुल रूड और इमोशनलेस इंसान है। आज तक किसी ने इन्हें मुस्कुराए नहीं देखा, पर ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। पहले ये बहुत ज्यादा खुश रहते थे। ये खुशमिजाज स्वभाव के थे। इनकी पहले बीवी के मरने के बाद ये बिल्कुल बदल गए। बस बदला नहीं तो इनका गुस्सा, यही गुस्सा इनके बच्चों में भी आया है। ये दिव्या और समीर के फादर हैं। बस एक गलतफहमी के चलते दोनों करते हैं अपने पिता से नफरत। अब ये गलतफहमी है या है हकीकत, ये हमें आगे पता चलेगा। तेजश्री देशमुख, हार्दिक देशमुख की दूसरी बीवी, और दिव्या और समीर की सौतेली मां। अपनी पहली बीवी के मरने के बाद हार्दिक जी ने अपने बच्चों के लिए दूसरी शादी कर ली थी। तेजश्री जी की पहले से ही एक बेटी थी। इनकी और हार्दिक जी की कोई औलाद नहीं थी। ये हमेशा अपने मुंह में मेकअप थोपे रहती थी। इन्हें पैसों का बहुत ज्यादा घमंड था।
ये अपनी पति के पैसे फालतू की चीजों में पानी के जैसे उड़ती थी। ये बहुत ज्यादा चालाक थी। ये दिव्या को गुस्से में घूर रही थी। इन्हें नहीं पता था ये दिव्या वही हार्दिक जी की बेटी है। त्रिशा देशमुख तेजश्री जी की बेटी हमेशा चेहरे में अपनी माँ की तरह मेकअप थोपे रहती है। एटीट्यूड, घमंडी, रूड, कहना इसे बिल्कुल गलत नहीं होगा। एक नंबर की जिद्दी और अपनी माँ की तरह चालबाज। रोहिका जी दिव्या से कहती हैं, बेटा आप जाकर फ्रेश हो लीजिए, फिर साथ में डिनर करेंगे। 5th फ्लोर में 4 रूम दैत्य का है, आप जाए फ्रेश हो लीजिए। दिव्या हाँ में गर्दन हिलाकर वहां से दैत्य के रूम की तरफ चली जाती है। दिव्या दैत्य के रूम के बाहर खड़ी थी। वो एक गहरी सांस छोड़कर गेट में नोक करती है, लेकिन अंदर से की आवाज नहीं आती। जब दिव्या देखती है कि अंदर से कोई आवाज नहीं आई, तो वो सीधा गेट खोलकर अंदर चली जाती है। दैत्य दिव्या को घूरते हुए कहता है, दरवाजा नोक करने की तमीज नहीं है क्या तुम में, या अपने हाथों को तकलीफ नहीं देना चाहती थी तुम? दिव्या शांत लहजे में कहती है, मैंने नोक किया, आपने कोई जवाब नहीं दिया तो मैं अंदर आ गई। दैत्य कहता है, तो मतलब है कि तुम में इंतजार करने की आदत नहीं है, काफी बेसब्री है तुम तो फिर। दिव्या जल्दी में कहती है, जी इस वक्त तो मैं वाकई में काफी बेसब्री हूँ। मैं जो कहने आई हूँ आप वो सुन ले ताकि मैं घर जा सकूं। दैत्य दिव्या को बिना देखे कहता है, मैं तुम्हारी आवाज नहीं सुनना चाहता हूँ, और नहीं मैं अपना फैसला बदलूंगा। तुम कहीं नहीं जाओगी। ये लाइन दैत्य ने बहुत ही डरावनी आवाज में कही थी। दिव्या हल्के गुस्से में कहती है, जबरदस्ती है क्या? दैत्य दिव्या को इंटेंस नजरों से देखते हुए कहता है, वो तो मैंने अभी तक की ही नहीं है तुम्हारे साथ। दिव्या उसे उंगली दिखाते हुए कहती है, और करने की सूचना भी मत। दैत्य उसकी उंगली पकड़ अपने ऊपर बैठाकर उसके कान में धीरे से कहता है, मैंने अगर सोच लिया तो मुझे रोकेगा कौन? तुम। वो उसके कान में धीरे से बाइट कर लेता है। दिव्या दैत्य से गुस्से में कहती है, देखो तुम। दैत्य उसे इंटेंसली देखते हुए कहता है, देख तो रहा हूँ, अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें और करीब से देखूं, तो मुझे तुम्हें करीब से देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिव्या को अपने गाल जलते हुए लग रहे थे। उसके गाल पूरे लाल हो गए थे। बस समझ में ये नहीं आ रहा था, शर्म से या फिर गुस्से से। उसने गुस्से में कौन छोटे होठों का पाउट बना लेती है। वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। दिव्या दैत्य को धक्का देकर सीधा बाथरूम के अंदर घुस जाती है। दिव्या की इस हरकत पर दैत्य को हंसी आ जाती है। एक कमरे में एक लड़का आराम से बेड में सो रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे खुल रही थी। वो एकदम से अपनी आंख खोलकर बेड में बैठ जाता है। वो अपनी आंखें खोलकर चारों तरफ देखने लगता है। वो चारों तरफ देखते हुए खुद से कहता है, ये मैं कहाँ आ गया, और इन यहाँ कैसे आया? वो खुद से ही सारे सवाल पूछता है। वो अपने दिमाग में जोर डालता है तो उसे कुछ याद आने लगता है। एक लड़का अपना खत्म करके हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और पार्किंग एरिया की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। वो पार्किंग एरिया में पहुंचकर अपनी गाड़ी में जैसे ही चाबी लगता है कि पीछे से आकर उसे क्लोरोफॉर्म सूंघा देता है। एक लड़का खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उस हटे कट्टे आदमी के सामने उसकी ताकत कम पड़ जाती है। थोड़ी ही देर में वो बेहोश हो जाता है। कुछ लोग उसे वन में भरकर कहीं ले जाते हैं। वो लड़का एकदम से आंखें खोल लेता है। वो वहां से निकलने के लिए गेट की तरफ जाता है। गेट खुला होता है। वो जल्दी से उस रूम से निकलकर बाहर आ जाता है। वो जैसे ही बाहर आया है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो घर किसी हवेली से कम नहीं था। वो उसकी चकाचौंध में खोसा जाता है। वो घर किसी भूल भुलैया से कम नहीं था। वो इधर उधर घूम रहा था। इतने में एक औरत आकर इस लड़के से कहती है, रुको, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं तुम चोरी करने तो नहीं आए हो? अगर तुम चोरी करने के इरादे से आए हो तो गलत घर में आए हो। अब यहाँ से सिर्फ तुम्हारी लाश बाहर जाएगी। इतने में एक लड़की की तेज आवाज आती है, रुक जाए, छोड़ दीजिए उसे। वहां बैठे सब लोग उस लड़की की तरफ देखने लगते हैं। जंगल के बीचों बीच एक बड़ी सी हवेली के एक कमरे से किसी लड़की के चीखने की आवाज आ रही थी। वो खुद को वहां से निकलने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन कोई भी उस रूम को नहीं खोल रहा था। 2 मिनट बाद उस रूम का गेट खुलता है। कुछ लेडी गार्ड्स उस रूम के अंदर जाती है। थोड़ी ही देर में उस लड़की की चीखें पूरी हवेली में गूंज रही थी। वो गार्ड्स अंदर उस लड़की को बहुत बुरी तरीके से मार रही थी। एक गार्ड ने उस लड़की को उठाकर सीधा दीवार में फेंक दिया था, और एक अपने पैरों से उसके हाथों को रौंद रही थी। वो गार्ड्स उस लड़की को बहुत बुरी तरीके से मार रही थी। उस लड़की की पूरी बॉडी से खून निकल रहा था। उसके मुंह से भी खून निकल रहा था। एकदम से उस रूम का दरवाजा खुलता है। एक हैंडसम लड़का उस रूम में एंटर होता है, जिसे देखकर सारे गार्ड अपना सर झुका लेते हैं। उस लड़के के चेहरे में एक भी एक्सप्रेशन नहीं थे।
वो आराम से जाकर वहीं रखे सोफे पर अपने पैर के ऊपर पैर रखकर बैठ जाता है। उस लड़के का ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक था कि वहां खड़े सभी गार्ड्स डर के मारे अपना सर नीचे करे रहते हैं। एक गार्ड उस लड़की को दैत्य के सामने जबरदस्ती बैठा देती है। वो लड़की दैत्य के सामने खुद को छोड़ने की भीख मांग रही थी। दैत्य एक डरावनी हंसी हंसता है। वो दांत पीसते हुए उस लड़की से कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से बदतमीजी करने की? तू उसे नीचा दिखाना चाहती थी, तुझे क्या लगा? ऐसे सवाल सुनकर मैं अपनी स्वीट कैंडी के ऊपर चिल्लाता। दैत्य की आवाज सुनकर वो लड़की डर जाती है। वो डरते हुए कहती है, सर पली मुझे छोड़ दीजिए। दैत्य वहां से उठते हुए कहता है, 2 मिनट, बस 2 मिनट है तुम्हारे पास। इतना कहकर दैत्य वहां से चला जाता है। दैत्य के जाते ही वहां का माहौल फिर से गर्म हो जाता है। वो गार्ड्स फिर से उस लड़की को मारने लगती हैं। 2 मिनट बाद उस लड़की की चीखें बंद हो जाती है। दैत्य अपनी कोल्ड आवाज में कहता है, शेरा उस लड़की की लाश पैंथर के पिंजरे में डाल दो। शेरा ये इस बॉस बोलकर वहां से चला जाता है। अग्निहोत्री मेंशन। सब लोग उस लड़की की तरफ देखने लगते हैं। वो लड़की जल्दी से भागकर उस लड़के को गले लगा लेती है। वो उससे कहती है, समीर तू ठीक है? तू यहाँ कैसे आया? सब लोग दिव्या से पूछने लगते हैं, बेटा ये कौन है? दिव्या सबकी तरफ देखकर कहती है, ये मेरा भाई है, समीर। सनाह जी समीर को देखते हुए कहती है, बेटा आई एम सॉरी, हमें पता नहीं था आप दिव्या के भाई हैं, हमें माफ कर दीजिए। समीर उन्हें देखते हुए कहता है, आंटी कोई बात नहीं, सबसे गलतियां हो जाती हैं। आप तो मुझसे बड़ी है, आप मुझसे माफी कैसे मांग सकती हैं? दिव्या समीर से पूछती है, तुम यहाँ कैसे आए? समीर दिव्या को सब कुछ बता देता है, जो भी उसके साथ हुआ। दिव्या के हाथ की मुट्ठियां कस जाती हैं। दैत्य जो बाहर से आ रहा था, वो सबको एक साथ देखकर डाइनिंग टेबल की तरफ चला जाता है। दिव्या दैत्य को देखकर सीधा उसके सामने जाकर कहती है, हाउ डरे यू मिस्टर डेटी, मेरे भाई का किडनैप करने की? अगर आपको मेरे भाई को यहाँ लाना था तो प्यार से भी ला सकते थे, उसका किडनैप करवाने की क्या जरूरत थी? दिव्या की बात सुनकर दैत्य कहता है, तुम जरा अपने भाई से पूछ लो, मेरे प्यार से लाने से क्या ये मान जाता? दिव्या अच्छे से जानती थी, उसका भाई कभी नहीं मानता। उसे दैत्य की शक्ल तक बर्दाश्त नहीं थी। दैत्य को देखकर उसका गुस्सा बढ़ जाता था। समीर दैत्य से आगे बढ़कर कुछ कहने को होता है। उसकी नजर वहां खड़े अपने पापा और उनकी फैमिली पर पड़ती है, जिन्हें देखकर वो अपनी मुट्ठियां कस के बंद कर लेता है। दिव्या समीर का हाथ पकड़कर कुछ न कहने का इशारा करता है। समीर उस टाइम कुछ नहीं कहता, वो बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल किए हुए था। दैत्य डाइनिंग टेबल में बैठकर कहता है, बहू आने की खुशी में सब खाना भूल गए क्या? त्रिशा जल्दी से आगे आते हुए कहती है, दैत्य मैं अभी तुम्हारे लिए निकालती हूँ खाना। दैत्य उसे हाथ दिखाते हुए कहता है, मेरी बीवी है मेरे लिए खाना निकालने को, और तुम कौन होती हो जो तुम मेरे लिए ये सब करो? तुम डेड के फ्रेंड की बेटी हो, तो वही बनकर रहो, समझी? दैत्य डाइनिंग टेबल से उठकर दिव्या के पास जाता है और एक झटके में उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। वो उससे कहता है, स्वीट कैंडी तुम्हें भूख नहीं लगी? तुम थक गई होगी ना, चलो जल्दी से खाना खा लो। सब लोग डाइनिंग टेबल में बैठकर डिनर कर रहे थे। समीरा दिव्या से पूछता है, दी श्रेया दी बता रही थी आपको रास्ते में कोई चुड़ैल पिशाचिनी डायन मिल गई थी, क्या हुआ उसका? रियांश पटाख से कहता है, अरे रास्ते में नहीं, हमारे घर में मिली थी। भाभी ने उसे क्या मस्त सबक सिखाया, मजा ही आ गया। तुम्हारे सामने ही बैठी है वो, तुम भी दर्शन कर लो। रियांश त्रिशा की तरफ पॉइंट कर समीर को बताता है। त्रिशा घूरकर रियांश को देखने लगती है, लेकिन रियांश को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आराम से अपना खाना खाने में बिजी था। सब लोग खाना खा के अपने अपने रूम में चले जाते हैं। दिव्या समीर के साथ उसके रूम में बैठी होती है। समीर दिव्या से कहता है, दी आपने मुझे उस वक्त रोका क्यों? मैं उनको अच्छे से बताता, उन लोगों से अपने और आपके हर आंसू का हिसाब मांगता। दिव्या समीर को शांत करवाते हुए कहती है, अब मैं भी यही हूँ और वो भी यही है। अब उनसे रोज अपने और तुम्हारे हर आंसू का बदला लूंगी। तुम टेंशन मत लो, तुम आराम से सो जाओ, कल तुम्हें हॉस्पिटल भी जाना है। दिव्या वहां से निकलकर अपने रूम में चली जाती है। वो जाकर आराम से बेड में लेट जाती है। थोड़ी ही देर में उसकी आंख लग जाती है। करीब 3 बजे दैत्य अपने रूम में आता है तो दिव्या को बेड में सुकून से सोते हुए पाता है। वो भी आराम से बेड में लेटकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। दिव्या को ऐसे देखते देखते दैत्य की आंखें लग जाती है। वो सुकून से दिव्या को अपनी बाहों में भरे सो जाता है। सुबह का वक्त, दिव्या आराम से सो रही होती है। उसे अपनी बॉडी में किसी की मजबूत पकड़ महसूस होती है। वो एकदम से आंख खोल लेती है।
उसे अपना सर किसी के सख्त सीने में रखा हुआ महसूस होता है। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके दैत्य को देखने लगती है। दिव्या अपने मन में खुद से कहती है, ये सोते हुए कितनी मासूम लगते हैं। इनके नाम का असर इनके चेहरे पर बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। फिर खुद से दोबारा कहती है, सिर्फ सोते हुए ही ऐसे लगते हैं, जब जागते हैं तो बस ड्रैगन को तरह आग उगलते हैं, बिल्कुल अपने नाम की तरह। सारा असर इन्हीं के अंदर आ गया है, क्या नाम का। बाकी सब तो कितने स्वीट है यहाँ, सिवाय इनको छोड़कर। वो अपने ख्यालों को झटक कर नहाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो बाथरूम से बाथरोब पहन कर बाहर निकलती है। वो मिरर के सामने अपने बालों को सूखा रही होती है। उसे अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस होती है। वो गर्दन घुमाकर दैत्य की तरफ देखती है, जो बेड में आराम से टिककर इंटेंस नजरों से उसे ही घूर रहा था। दिव्या दैत्य को देखते हुए कहती है, तुम्हें मुझसे नफरत नहीं होती। दैत्य आराम से बेड में पसरते हुए कहता है, मुझे तुमसे नफरत क्यों होगी। दिव्या को दैत्य से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो उसके जवाबे अंदाज में शौक थी। वो धीरे से कहती है, मैंने आपको थप्पड़ मारा था ना। उसे लगा था अब दैत्य उसे कुछ कहेगा, लेकिन दैत्य उसे कुछ नहीं कहता। वो आराम से उसे देख रहा था, जो दिव्या को और ज्यादा हैरान कर रहा था। दैत्य दिव्या से शांत लहजे में पूछता है, क्यों, तुम्हें मोहब्बत हो गई है क्या मुझसे। बस दैत्य का इतना कहना था, दिव्या का पारा हाई हो जाता है। वो कहती है, मोहब्बत और आपसे बिल्कुल भी नहीं। हाँ, एक चीज हो सकती है आपसे, वो है नफरत, बेइंतहा नफरत, ऐसी नफरत जो इंसान को राख कर दे। दैत्य दिव्या को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे दिव्या सीधा उसकी बाहों में गिर जाती है। वो उसके आगे आते हुए बालों को पीछे करते हुए कहता है, स्वीट कैंडी, कहीं ऐसा न हो तुम इस नफरत की आग में खुद ही जल जाओ और मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करने लग जाओ। ऐसी मोहब्बत जिसमें तुम मुझे किसी और के साथ न देख पाओ, जिसका पता तुम्हें ही न हो, और जब पता चले तो बहुत देर हो गई हो। दिव्या दैत्य की बात सुनकर उठकर वहां से जाने लगती है। दैत्य उसे अपनी तरफ घसीटकर दोबारा अपनी बाहों में कैद कर लेता है। वो मुस्कुराते हुए दिव्या से कहता है, स्वीट कैंडी, तुमने मुझे मॉर्निंग किस नहीं दी। दिव्या उसे अपनी आंखें छोटी छोटी करते हुए पूछती है, क्या। दैत्य उसे देखते हुए कहता है, किस मी, आई सेड किस मी राइट नाउ। दिव्या अपना मुंह दूसरी तरफ करते हुए कहती है, नो आई कांट। दैत्य उसकी बाथरोब की डोरी पकड़ते हुए कहता है, ठीक है, अब जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। दिव्या जल्दी से हड़बड़ाहट में कहती है, अच्छा, करती हूँ। पहले आप अपनी आंखें बंद करें। दैत्य के होठों में मुस्कुराहट बिखर जाती है। वो उसके रेशमी बालों में अपनी खुरदुरी उंगलियों को फंसाते उनकी नरमी को महसूस करने लगा। योर टेस्ट इज लाइक स्ट्रॉबेरीज, कुछ खट्टी कुछ मीठी। दैत्य उसको जैसे ही किस बैक करने वाला होता है, वो उसके होठों में हल्का सा बाइट कर लेती है, जिससे दैत्य की पकड़ उस पर ढीली हो जाती है। दिव्या वहां से ऐसे चेंजिंग रूम की तरफ भागती है, जैसे मानो उसके पीछे शेर पड़ गया हो। दैत्य के होठों की मुस्कुराहट और बड़ी हो जाती है। वो मुस्कुराते हुए चेंजिंग रूम की साइड देख रहा था। वो उठकर सीधा बाथरूम में चला जाता है। समीर का रूम। समीर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने बाल बना रहा था। उसे किसी की नजरों की तपिश खुद के ऊपर महसूस होती है। वो अपनी गर्दन टेढ़ी कर गेट की साइड देखता है, जहां अभिश्री बड़े प्यार से समीर को देख रही थी। समीर उसे अंदर आने का इशारा करता है, जिसे समझकर अभिश्री तुरंत उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और बड़े प्यार से समीर को देखने लगती है। तुम मुझे ऐसे न देखा करो, समीर उसे देखते हुए बोला। क्यों, अभिश्री हैरानी से बोली, तुम्हारी आंखें मुझे हरा देती हैं। तुम्हें लगता है ऐसा, वो कंधे उचकाकर बोली। हाँ, ऐसा ही है। मैं पिछली दफा इन आंखों पर इज्जत के साथ साथ अपना दिल भी हारा था। मैंने तुम्हारी इज्जत कब लूटी, वो बड़ी मासूमियत से पूछती है। उस दिन ड्रिंक के नशे में, बस वो बात अलग है। मैंने अपनी इज्जत बचा ली थी तुमसे, वो उसे कुछ याद दिलाते हुए बोला। इस दफा क्या बचा है हारने के लिए, अभिश्री ने अपनी आंखों में चमक लिए हुए पूछा। इस दफा शायद अपनी जिंदगी हार बैठूं, इसलिए तो कहा है ऐसे न देखो मुझे। दिव्या अपने रूम से निकलकर नीचे की तरफ जा रही होती है। वो जैसे ही सीढ़ियों से उतरने को होती है, उसकी नजर त्रिशा पर पड़ती है, जो सीधा वहीं आ रही होती है। दिव्या उसके सामने अपना पैर अड़ा देती है, जिससे त्रिशा नीचे गिरने को होती है, लेकिन जल्दी ही दिव्या उसका हाथ पकड़ लेती है। संभल के चला करो, अभी तुम्हारे हाथ पैर टूट जाते या फिर कुछ हो जाता तो तुम्हारी फैमिली का एक और खर्चा बढ़ जाता, वो धीमे मगर रूड वॉइस में त्रिशा से कहती है। त्रिशा घूरकर दिव्या को देखने लगती है। वो जैसे ही कुछ बोलने को होती है, दिव्या उसका हाथ घसीटकर सीधा खड़ा कर देती है,
और वहां से चली जाती है। त्रिशा खुद से ही कहती है, कितनी चालबाज है ये, पहले खुद मुझको गिराया और फिर बचा भी लिया, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सब लोग बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे, सिवाय दैत्य को छोड़े के। वो स्टडी रूम में अपनी एक मीटिंग अटेंड कर रहा था। दिव्या रूहिका जी से पूछती है, मम्मा मेरे जॉब करने से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? रूहिका जी कुछ कहती उससे पहले ही तेजश्री जी कहती है, तुम्हें इतना भी नहीं पता अग्निहोत्री परिवार की बहुएं जॉब नहीं करती। दिव्या उनकी तरफ देखकर कहती है, मैं आपसे नहीं पूछ रही हूँ, और आप होती कौन है मेरे बीच में बोलने वाली? मुझे अपनी लाइफ में बाहर वालों की दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं, सो आप बीच में न बोले, आपके लिए बेटर होगा। दिव्या फिर रोहिका जी की तरफ देखकर पूछती है, मम्मा आप बताएं आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? वो बड़े गौर से रोहिका जी को देख रही थी। रोहिका जी दिव्या के गालों को प्यार से टच करते हुए कहती हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आपको जो करने हैं आप वो कर सकती है, हम में से कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, और आप तो हमारी बेटी है, अभिश्री की तरह। और अब तो हमें एक और बेटा मिल गया। अभिश्री जो बड़े आराम से समीर को देख रही थी, रोहिका जी की बात सुनकर कहती है, मम्मा आपके दो दो बेटे हैं, आपको वो पसंद नहीं आ रहे क्या? मेरे दो भाई हैं, मैं उनमें खुश हूँ, मुझे कोई और भाई नहीं चाहिए, लाना है तो आप मेरे लिए बहन ले आइए, पर कोई भाई नहीं, प्लीज। अभिश्री की बात सुनकर दिव्या मुस्कुरा कर उसे देखती है, जैसे उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा हो। सब अपना अपना नाश्ता करके आराम से लिविंग रूम में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। समीर और अभिश्री हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। एक सर्वेंट आकर रियांश, अविनाश और एयाश से कहता है, आप तीनों को दैत्य सर बुला रहे हैं। जिन तीनों के फेस में बड़ी सी स्माइल थी, अब वो गायब हो गई थी। वो तीनों उस सर्वेंट की बात सुनकर अपना मुंह बना लेते हैं, फिर हल्की स्माइल के साथ तीनों कहते हैं, भाभी है ना, वो हमें बचा लेंगी भाई से। वो तीनों को दिव्या को अपने साथ स्टडी रूम की तरफ ले जाने लगते हैं। दिव्या उनसे पूछती है, हुए क्या है? वो तीनों एक साथ कहते हैं, भाभी प्लीज हमें भाई से बचा लो, नहीं तो पता नहीं हमारे डेविल जैसे भाई हम तीनों को कौन सी नई पनिशमेंट दे। वो चारों गेट के बाहर ही खड़े थे। अंदर से दैत्य की आवाज आती है, तुम क्या सिखा रही हो मेरे भाइयों को? चारों अंदर जाकर दैत्य के सामने खड़े हो जाते हैं। दिव्या कहती है, मैं क्या ही सिखाऊंगी आपके भाइयों को, आपके भाई खुद ही जानते हैं आप कितने बड़े डेविल हैं। दैत्य घूरकर अपने भाइयों को देखने लगता है, जैसे वो आज उन्हें अपनी इन आंखों से ही जमीन में दफना देगा। वो तीनों अपनी निगाहें नीची कर लेते हैं। एयाश, रेयांश और अविनाश से कहता है, भाई भाभी हमें बचाने आए हैं या फिर और शेर के पिंजरे में डालने आए हैं? गलती कर दी हमने भाभी को यहाँ लाकर, पता नहीं अब भाई हमारे साथ क्या करेंगे। तुम तीनों ने क्या किया है जरा बताने का कष्ट करोगे? दैत्य उन तीनों को घूरते हुए पूछता है। एयाश कहता है, भाई उसने हमारी दोस्त को बुरा कमेंट दिया था, जो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए हमने उसका सर फोड़ दिया। ये लाइन उसने बहुत धीरे बोली थी। दिव्या गुस्से में कहती है, क्या सिर्फ सर फोड़ा? उसके हाथ पैर भी तोड़ना चाहिए था। मैं होती तो उसके हाथ पैर भी तोड़ देती, उसको लंगड़ा लूला बना देती। उसकी हिम्मत कैसे हुई किसी लड़की के बारे में बोलने की? तीनों भाई दिव्या को शौक होकर देखने लगते हैं। रेयांश उन दोनों से कहता है, मैंने कहा था ना भाभी बहुत धाकड़ है, देख लिया। दैत्य खुद से कहता है, ये तो मेरे भाइयों को तो और बिगाड़ देगी, इसे दूर रखना पड़ेगा अपने भाइयों से। दिव्या उन तीनों से कहती है, आप तीनों जाओ यहाँ से, आपको ये कुछ नहीं कहेंगे। उनके जाते ही दैत्य के फेस में एक मिस्टीरियस मुस्कान आ जाती है। वो दिव्या को देखते हुए कहता है, तुमने आज क्या किया है? मैंने क्या किया है? वो दैत्य को कंफ्यूजन से देखने लगती है। दैत्य दिव्या के पास जाते हुए पूछता है, स्वीट कैंडी तुमने त्रिशा को जानबूझकर सीढ़ियों से गिरने की कोशिश की थी ना? दिव्या को समझ नहीं आता दैत्य को कैसे पता चला। मैंने उसे बिल्कुल भी नहीं गिराया, बल्कि मैंने तो उसे बचाया था, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है। फिर हल्का गुस्सा करते हुए कहती है, अच्छा तो उस डायन ने आपसे मेरी झूठी शिकायत करी, मैं उस चुड़ैल को छोड़ूंगी नहीं। दैत्य दिव्या को देखते हुए कहता है, तुम मेरे सामने सफेद झूठ बोल रही हो, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। तुमने त्रिशा को पैर लगाकर गिराने की कोशिश की, और खुद तुमने उसे गिरने से बचाया। दिव्या दैत्य को घूरते हुए हल्के गुस्से में कहती है, आपको बड़ी मजा आ रही है दूसरी लड़कियों को देखने में, क्यों खुद की बीवी नहीं देखी जा रही है क्या, जो दूसरी बाहर की लड़कियों को देख रहे हैं? अगर से आपने आगे से किसी भी लड़की को देखा तो आपकी ये जो आंखें हैं, जो बड़ी चील जैसी चलती है, इन्हीं को मैं निकाल दूंगी, फिर अंधे बने घूमते रहिएगा, फिर कोई लड़की आपको घास भी नहीं डालेगी। गुस्से की वजह से दिव्या की नाक हल्की लाल हो गई थी।
दैत्य दिव्या को अपने बिल्कुल करीब खींच लेता है और उसकी वो लाल परी नाक को हल्का खींचते हुए कहता है, स्वीट कैंडी तुम कुछ ज्यादा आजकल नहीं बोल रही हो, कहीं ऐसा ना हो मैं तुम्हारी ये जुबान ही काट दूं, तुम्हें बोलने लायक ही ना छोड़ूं। सो मैंने तुमसे पहले भी कहा है, अब फिर के रहा हूं, अपनी ये कैंची जैसी जबान मेरे सामने सोच समझकर चलाया करो। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? पहले आप खुद दूसरी लड़की को देखते हैं और मुझसे ऐसे कहते हैं। वो हल्का रोते हुए कहती है। वो फिर हल्का गुस्से में कहती है, और आपकी हिम्मत कैसे हुई किसी दूसरी लड़की को देखने की? आप मेरे हैं, आप मेरे अलावा किसी और को नहीं देख सकते हैं। वो उसके कॉलर को पकड़कर अपनी गर्दन ऊपर करके दैत्य के चेहरे को देखते हुए कहती है। दैत्य मुस्कुराते हुए दिव्या के गालों को टच करते हुए कहता है, मोहब्बत हो गई है क्या मुझसे? बिल्कुल भी नहीं, मैंने ये बात आपसे सुबह भी बोली थी और अब फिर बोल रही हूँ, मुझे आपसे कोई मोहब्बत नहीं है। दिव्या मोहब्बत करने के लिए पैदा नहीं हुई है, बस जो चीज मेरी है, चाहे वो जबरदस्ती ही मेरी लाइफ में क्यों ना आए हो, अब वो मेरी लाइफ का पार्ट है। मुझे कुछ पसंद नहीं, कोई भी उसे आंख उठाकर भी देखे। दैत्य मुंह बनाते हुए कहता है, मैं कोई चीज नहीं हूँ। दिव्या अपने गुस्से को शांत करते हुए कहती है, आप कोई चीज नहीं है इसलिए तो बोल रही हूँ, आप मेरे पति है, तो दूसरी लड़कियों से दूरी मेंटेन करिए। और एक पति का फर्ज होता है लॉयल रहना, न कि दूसरी लड़कियों को देखना। एक लॉयल पति की तरह मेरे साथ रहिए वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। दैत्य मुस्कुराते हुए कहता है, तुम मेरी स्वीट कैंडी मुझे धमकी दे रही है। अब आप इसे धमकी समझे या फिर कुछ और। वो खुद को छुड़ाते हुए कहती है, छोड़ो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तुम तो बिल्कुल साइको पत्नी बनती जा रही हो, दैत्य उसे टीज करते हुए बोलता है। आपको साइको पत्नी लगता है तो साइको पत्नी ही सही। कोई मेरी चीज को टच करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और आप तो मेरे पति है। कोई मेरे पति को आंख उठाकर देखे मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं, और आप उससे दूरी रहिए, नहीं तो मैं आपका क्या हश्र करूंगी यह मैं भी नहीं जानती। नाउ लीव मी, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। दैत्य दिव्या के कंधे में अपनी गहरी सांसें छोड़ते हुए कहता है, मैं छोड़ देता हूँ ना ऑफिस तुम्हें। दिव्या उसके कॉलर बोन में कट कर देती है। दैत्य की पकड़ उसके कमर में ढीली हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर दिव्या वहां से तुरंत भाग जाती है। दैत्य वहीं लगे मिरर में खुद की गर्दन में हाथ फेरते हुए कहता है, यह मेरी स्वीट कैंडी की तरफ से पहला तोहफा है जो उसने खुद मुझे दिया है। अब प्यार से हो या फिर नफरत से, ये पहला लव बाइट है जो मेरी स्वीट कैंडी ने अपनी मर्जी से दिया है। दैत्य के चेहरे में एक बड़ी सी मुस्कुराहट बिखर जाती है। दिव्या वहां से निकालकर अपना बैग उठाते हुए रेखा जी के पास जाती है और उनके गले लगते हुए कहती है, मम्मा मैं ऑफिस जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। सनाह जी हल्की नाराजगी दिखाते हुए कहती हैं, अपनी मम्मा को सिर्फ गले लगाओगी, हमारे गले नहीं लगेगी। दिव्या पीछे मुड़कर सनाह जी के पास जाते हुए कहती है, नहीं चाची, आप तो हमारी प्यारी चाची है। वो उनके गले लगती है और उनके गालों में किस करके वहां से चली जाती है। सनाह जी रोहिका जी से कहती हैं, दीदी कितनी प्यारी बच्ची है, ये हमें पहले क्यों नहीं मिली, लगता ही नहीं कि ये हमारे घर में कल ही आए हैं। सबको बिल्कुल अपने रंग में रंग दिया, फिर हल्की टेंशन में बस ये अपने पास के बुरे पलों को भूल जाए। वहीं बैठे दो लोग नफरत और गुस्से से दिव्या को जाते हुए देख रहे थे। त्रिशा तेजश्री जी से धीरे से कहती है, मॉम ये बहुत ज्यादा चालाक लड़की है, इसने मुझे सीढ़ियों से गिराने की कोशिश करी और खुद ही मेरा हाथ पकड़कर मुझे बचा लिया और ऐसे प्रिटेंड करा जैसे इसने मुझे गिरने से बचाया हो। ये बहुत ज्यादा चालाक है मॉम। दिव्या अपने ऑफिस में बैठी कुछ सोच रही थी। श्रेया दिव्या के पास जाकर बैठ जाती, लेकिन दिव्या को कुछ होश ही नहीं था। वो तो अपने ख्यालों में इतनी ज्यादा गुम थी कि उसे आसपास के चीजों को पता ही नहीं था। श्रेया उसको हिलाते हुए पूछती है, क्या हुआ यार, कहाँ गुम है? दिव्या अपने सेंस में वापस आते हुए कहती है, कुछ भी तो नहीं। तू खुश नहीं लग रही, कहीं किसी से मोहब्बत तो नहीं हो गई? श्रेया उसे देखते हुए बोलती है, मोहब्बत मेरे करने की चीज नहीं है। ये भी ठीक है, मोहब्बत तो हम जैसों को होगी, जो मोहब्बत को कदरदान होते हैं। मोहब्बत इंसान को ख्वार कर देती है, और ऐसी ख्वारी तुम जैसे कदरदानों के नाम है। वैसे तारीख गवाह है कि जिसने भी मोहब्बत पनाह मांगने की कोशिश की, उनके दिलों ने मोहब्बत में रक्स किए हैं। ये बातें कहानियों में अच्छी लगती है, और मोहब्बत का लफ्ज भी हकीकी जिंदगी में किसी का किसी पर मिटना शौक के सिवा कुछ नहीं। मोहब्बत पर यकीन रखने वाले मोहब्बत के वजूद को इस हकीक जिंदगी में भी तस्लीम करते हैं। तो ऐसे लोग हकीक जिंदगी में भी ख्याली दुनिया में रहते हैं। तुम इन बातों से मोहब्बत के हकीक वजूद से इनकार नहीं कर सकते। मोहब्बत सिर्फ एक आम सा जज्बा है जो किसी को भी ध्यानी में किसी से हो जाती है।
श्रेया झट से दिव्या की तरफ बात को मोड़ते हुए बोली, और अगर ये बात तुम पर लागू हो गई और तुम्हें भी ध्यानी में किसी से मोहब्बत हो गई तो? नहीं होगी। और अगर तुम्हें बिलफर्ज किसी से हो जाती है तो इस बिलफर्ज बात पर मैं दुआ करती हूँ कि मुझे कभी किसी से मोहब्बत ना हो। दिव्या नजरों को श्रेया पर गहरा करती बात को खत्म कर गई तो श्रेया बोली, दिव्या मोहब्बत किसी दुआ या किसी किस्म की मोहताज नहीं होती, ना उसे दिल में कदम रखने के लिए किसी इजाजत की जरूरत पेश आती है। वो बस हो जाती है, कभी एक नजर में तो कभी एक पल में। तो तुम दुआ करो कि मुझे मोहब्बत ना हो। दुआओं से मोहब्बत होती तो खुदा खुद अपनी मर्जी से किसी को अता न करता। जो काबिल हो मोहब्बत की, मोहब्बत उन्हीं के वजूद को तर कर देती है। मुझे मोहब्बत से फिर भी कोई सरोकार नहीं। ये तो तुम्हारी कहानी के अगले हिस्से में पता चलेगा कि मोहब्बत से किसी को कितना सरोकार है, क्योंकि मैंने तो उन लोगों को मोहब्बत करते देखा है जो कभी मोहब्बत की कदर करना ही नहीं जानते थे। वक्त बदल गया है। मोहब्बत के मायने में वक्त कभी नहीं बदलता, और मोहब्बत का कब कौन असीर हो जाए ये बात कोई नहीं जानता। जो जानते हैं वही यकीन रखते हैं कि मोहब्बत के लिए मोहब्बत भरे दिल का होना जरूरी है। एहसासात हमेशा वहां बसते हैं जहां एहसासार के बसने की जगह हो। लिहाजा ये बातें छोड़ के हकीकत की बात करना सीख लूंगी जब तू मेरी वाली बातें करना सीख लेगी। दिव्या आगे कुछ बोलती, इतने में वहां मिस्टर बजाज वहां आते हुए कहता है, हेलो एवरीवन, आप सबके लिए एक न्यूज है। कल ही हमारी कंपनी को एक कंपनी ने टेक ओवर किया है और आज वो यहाँ आ रहे हैं। एंड मिस दिव्या आप उनका स्वागत करेगी।